बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया। बताओ ये सच है या नहीं है? लेकिन फिर बहुजन समाज पार्टी भी लगातार पीछे जा रही है। ये बात भी आप लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी पीछे जा रही है। 2012 के बाद जिस प्रदेश में सरकार बनाई, आज उस प्रदेश में एक सीट पर मैं उनकी भी आलोचना नहीं करता, क्योंकि ये तो काम है मिशन का, कोई एक व्यक्ति और परिवार के अधीन नहीं है, तो समाज का काम है, समाज को करना है। बाबा साहब तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए, मगर मान्यवर काशीराम साहब तो पंजाब में पैदा हुए। एक परिवार के तो नहीं है, एक जिले के भी नहीं है, एक प्रदेश के भी नहीं है। इसका मतलब ये जो काम है, ये काम जिसकी समझ में आता है वो करता है, जिसके दिल में आता है वो करता है। ये धक्का मार के या जबरदस्ती पगड़ी पहना के नहीं कराया जा सकता। तो मैं तो इस काम को कर रहा हूं, आप इस बात को जानते भी हैं कि जो लोग जेल में थे वो इस बात को जानते। बताओ मैंने क्या स्वाभिमान के साथ समझौता किया जेल में? मैं जेल में भी रहा तो सम्मान के साथ रहा, और जेल वालों को भी एक बार आपको याद होगा, जो लोग जेल में थे, भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती में उन्होंने छुट्टी नहीं रखी, छुट्टी नहीं रखी उन्होंने। सारे महापुरुषों की जयंतियों में छुट्टी होती है, लेकिन भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती में छुट्टी नहीं रखी। तो मैंने कह दिया कि अगर छुट्टी नहीं होगी तो मैं भी यहां भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा, लेकिन अपने महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैंने हिमांशु जी को जेल में एक फोन लगा होता जो सूचना देने के लिए होता, 5 मिनट बात कर सकते हैं। मैंने हिमांशु जी को सूचना दी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे महापुरुषों का मजाक उड़ा रहा है, ये मजाक हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हर धर्म को धार्मिक आजादी के लिए उनके उत्सव होते हैं, तो भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती भी जेल में मनेगी, वरना चाहे कुछ हो जाए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपका इतना दबाव पड़ा कि 3 बजे मुख्यमंत्री ने जेल अधीक्षक को फोन किया कि किसी भी तरह चंद्रशेखर को बिठा के और भगवान वाल्मीकि महाराज की जयंती मनाते हुए एक फोटो भेज दो, वरना तो इन लोगों ने तो बाहर हल्ला मचा कर रखते। तो वो अधीक्षक मेरे पास आया हाथ जोड़ते हुए। अब मैं बड़ा जिद्दी आदमी, मुझसे कहने लगा कि जयंती मना रहे हैं, चलो। हमने कहा हम तो सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते हैं, जिन्होंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा। हमने तो अपने मन से जयंती बना ली, तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम लोग चले जाओ। मैं जिस दिन जेल से बाहर चला जाऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कैसे अपमान किया जाता है। तो गिड़गिड़ाने लगे सारे अधिकारी, नहीं भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर मैं तो बड़ा दयालु आदमी, मैं तो अब देखो गुरु गोविंद सिंह जी ने, देखो जिन लोगों ने इतना बलिदान किया, बच्चों के बलिदान ने उनको भी माफ कर दिया। तो मैं तो बड़ा दयालु आदमी हूं, मैंने उनको माफ कर दिया। मैं चला गया तो बढ़िया फोटो वोटो खींच के उन्होंने भेजे, तब ठंडा सा माहौल हुआ। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमें तो हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। आपको याद होगा मैं हिसार आया था, हिसार 12 दिन से विनोद वाल्मीकि की बॉडी रखी हुई थी और तमाम नेता, हर पार्टी का नेता यहाँ था। 12 दिन तक विनोद भाई की डेड बॉडी मोर्चरी में सड़ रही थी, कोई अंतिम संस्कार कराने वाला नहीं था, और उनका परिवार आंदोलन में बैठा था कि हमारे भाई को न्याय दे दो। मैं वहां गया हुआ था, और जब मुझे ये खबर लगी तो मैं हिसार चला आया, और पूरे दिन में हिसार रहा। मैंने सारे अधिकारियों को बुला के कहा कि अगर कल शाम से पहले विनोद भाई के परिवार की सारी मांगें पूरी नहीं हुई तो सोमवार के दिन कोई भी अधिकारी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, हर दफ्तर का ताला लगा देंगे हम लोग। हिसार में कोई दफ्तर नहीं खुलेगा। तो ये इतने डर गए सरकार के लोग, इन्होंने तत्काल उस परिवार को बुलाया। संडे का दिन था, मैंने सैटरडे को वही बात कही थी, और छुट्टी के दिन उन्होंने बुलाकर उनकी सारी मांगे मानी, और रात को ये अखबार में निकलवा दिया, जो अखबार शाम में छपते हैं, कि परिवार की सारी मांगे मानकर उनको संतुष्ट कर दिया, कल सारे दफ्तर खुलेंगे, कोई आंदोलन नहीं होगा। तो मैं तो हर लड़ाई को लड़ रहा हूं, चाहे हाथरस की बेटी के सम्मान का मामला हो, चाहे दिल्ली में नागर की बेटी के सम्मान का मामला हो, चाहे दिल्ली में जब सतगुरु रविदास जी महाराज का गुरु घर तोड़ दिया गया, आपका अपमान किया गया 600 साल पुराना गुरु घर तोड़ के, तो हम 96 लोगों ने
जेल की मैं 66 रातें काट के उस सम्मान की रखवाली करने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट से भी और दिल्ली की केंद्र की सरकार को हिला के आपकी पगड़ी आपको सौंपने का काम किया। चाहे जितेंद्र मेघवाल की मूछें रखने पे हत्या हुई हो, जितेंद्र मेघवाल की मटकी छूने पे हत्या हुई हो। फॉर्चून गाड़ी क्या हुआ? फॉर्चून गाड़ी 29-76 शायद जाम लग रहा है उससे, वो साइड में करें प्लीज। देख लो किसके बेटा, जाके देख लो, जाके देख लो, कोई बात नहीं ना, देख। असल में मैं एक बात जो मुझे महसूस हुई उस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी तो मटकी छूने पे हत्या का मामला हो जितेंद्र मेघवाल का, मूछें रखने पे जितेंद्र मेघवाल का हो, और ओम प्रकाश अग्रवाल ने सुसाइड कर लिया न्याय न मिलने के कारण, मैंने तो जब भी किसी को मेरी जरूरत पड़ी हर जगह जाकर मैंने लड़ाई करी। मैंने 4-4 साल जेल में काटे, 16-16 महीने की जेल काटी, और जब मैं सीबीआई इनकम टैक्स से नहीं डरा, मुकदमे जेल से डरा, तो मेरे ऊपर 4 गोली चला गई। आप जानते हैं हरियाणा के लोग भी उसमें शामिल थे जब गोलियां मेरे ऊपर चली। इसलिए मैंने कहा कि मेरे ऊपर सतगुरु महाराज का और मेरी मां बहनों का इतना आशीर्वाद है कि 4-4 बार 3-3 बार मेरी जान को लेने का प्रयास किया गया, फिर भी मैं बच गया। जेल में मुझे जहर दे दिया गया, 12 दिन तक मैं बेसुध पड़ा रहा, लेकिन बच गया। एनआरसी के आंदोलन में, दिल्ली सतगुरु रविदास जी महाराज के मंदिर के आंदोलन में मुझे जानवरों की तरह पीटा। 15 दिन में एक सीधा भी नहीं लेट पाया, बैठ भी नहीं पाया, खड़े भी नहीं हो पाया। मेरे साथी जानते कि किन हालात में मैं जेल गया था, फिर भी मैं जिंदा बच गया। उन्होंने मरा समझ के छोड़ दिया रात को, फिर भी मैं जिंदा बच गया। तो इसलिए मुझे महसूस होता है कि मेरे कंधों पे महापुरुषों का कर्ज है, उस कर्ज को मुझे उतारना है। और जब तक मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का पूरा सपना पूरा नहीं कर देता, मैं भी चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे कितने दिन क्यों न लग जाए। अब मैं एक बात पे आता हूं जो बहुत जरूरी, आप में से कितने लोग सतगुरु रविदास जी महाराज को मानते? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। बहुत बढ़िया। तो ये भी बता दो, ये भी बता दो, चुप हो जाओ, कुछ मत कहो। सर आप आगे आ जाओ, इनको आगे ले आओ, यहां ले आओ, मंच पे ले आओ, मंच पे ले आओ, मंच पे पकड़ कर मंच पे ले आओ। आप लोग बैठे रहो अपनी जगह, मेरे मंच पे ले आओ, यहां सुनेंगे इनकी बात। आप लोग बैठे रहो। ये कहां जा रहे हो? आप आपस में मत बहस करो, छोड़ दो। अजय सर चुप हो गए, पहले सुन लो फिर अपनी कहना। अब यही रास्ता बचता है, फिर क्या करें जब लोग नशे में इस तरह की हरकत करते हैं, तो क्या कोई रास्ता बचता नहीं। चलो गौर करो। तो ये बताओ, बाबा साहब ने या सतगुरु रविदास जी महाराज ने, गुरु नानक देव ने या महाराज कबीर जी ने, किसने कहा कि शराब पीओ? बताओ बताओ किसने कहा है? एक का नाम बता दो जिसने कहा। तो भाई ये आप किसकी बात मान के करते हो? जो समाज अपने गुरुओं की बात पे नहीं खड़ा होता, अपने महापुरुषों की बात पे नहीं खड़ा होता, वो समाज जूते तो खाता है। जब आप नारा तो लगाते हो कि बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, काशीराम तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के, और जब आप शराब पी के बेइज्जत होते हो, तो ये कोई अच्छा काम है? आप और मैं नहीं जानते कि जब हम जो कमाते हैं उसमें से आधे की शराब पी लेते हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं, हम उनको सब्जी की जगह नमक से रोटी खिलाते हैं और उनका पेट काट के हम अपने दिल को ठंडा करते हैं। ये कोई अच्छी बात है? ये जो मेरी माँ मैंने बेटे क्या बताओ, शराब पीना अच्छी बात है? और शराब पी के घर में झगड़ा करना अच्छी बात है? तो ये इससे मुझे कि हमारे लोग अपने गुरुओं की बात नहीं मानते। ये भी समाज में कुरीति है, इसको भी सुधारना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने सोचा है कि जब समय हम पे आएगा, ताकत हम पे आएगी, तो हम शराबबंदी करवा देंगे पूरे देश में।
बजेगी। और हमारे कितने लोग चाहते हैं बताओ, पंजाब के लोग जो हमारे जथेदार साहब जेल में हैं वो सब लोग चाहते हैं कि बंद हो जाए? चाहते नहीं चाहते? और मैं जेल में कितना रहता था तो मुझसे कहते थे कि जब तक नशा रहेगा पंजाब में, पंजाब अपने पैरों पर नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पंजाब गुर्गों की धरती है। और जानबूझकर लोगों ने पंजाब को चिट्टे और शराब में और सूखे नशे में वो कर दिया कि पंजाब की जवानी बर्बाद हो जाए। ये एक षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इसलिए भी मुझे महसूस होता है कि शराब के ठेके हमारे के पास खुलते हैं और स्कूल और हॉस्पिटल हमसे बहुत दूर खुलते हैं। जो हम कमाते हैं उसको हम बर्बाद कर देते हैं। चलो खैर, ये समझो कि चुनाव क्यों होता है। चुनाव इसलिए होता है कि आप अपनी वोट से राजा चुनते हैं, आप अपनी वोट से खजाने की चाबी, खजाने का पहरेदार चुनते हैं। अब अगर खजाने का पहरेदार आप दूसरों को बना दोगे, सोचो आपने कांग्रेस के लोगों को खजाने का पहरेदार बना दिया, तो वो खजाने की पहरेदारी करेंगे, खजाने में जो रखा उसको अपने लोगों पे खर्च करेंगे, अपने लोगों की तरक्की में लगाएंगे। आपने भाजपा के लोगों को 10 साल पहरेदार बना के रखा, तो भाजपा के लोगों ने बताओ आपका अपने एमएलए का भला किया, बताओ किसका भला किया? आपका भला किया क्या? आपको तो उन्होंने राशन दिया और 15-15 लाख करोड़ रुपए अडानी के माफ कर दिए, सारे पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तमाम सुविधाएं वो कर दी और सारी नौकरियां खत्म कर दी, निजीकरण कर दिया, आरक्षण की लंका लगा दी, संविधान को जो है कमजोर कर दिया। तो अगर आप झाड़ू वालों को दोगे तो झाड़ू वाले लोग बैठ जाएंगे सत्ता में बैठ जाएंगे, अपने लोगों का भला करेंगे। आप बताओ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, आपका एक आदमी भेजा गया, वही भेजे जिन्होंने उनके साठगांठ की थी। तो इसका मतलब अगर आपको खजाने में से कुछ चाहिए तो आपको अपने आदमी को खजाने की चाबी में बिठाना पड़ेगा। और लोकतंत्र में खजाने की चाबी में बिठाने के लिए आपको लाठी डंडों की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको वोट की ताकत से बिठा सकते। इसलिए तो महापुरुषों ने कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं करेगा, नहीं करेगा। अब हम सदियों से अपेक्षित रहे, जुर्म जाति से रहे, बिना अधिकारों के रहे और फिर व्यवस्था परिवर्तन हुई, संविधान आया और संविधान ने हमें इज्जत की जिंदगी दी, बराबरी की जिंदगी दी। अभी कई पार्टियों के लोग नेता ही कहते घूम रहे हैं कि भाई संविधान खतरे में। तो आप ये बताओ, आप सब लोग तो यही थे, आपके रहते सत्ता में रहते, विपक्ष में रहते, कैसे संविधान खतरे में आया? जब 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ, हमारे 17 लोगों ने शहादत दी, तो किसने एक आंसू बहाया क्या? मेरे भाइयों जरा बता दें। कांग्रेस के लोगों ने बहाया, बीजेपी के लोगों ने बहाया हो, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बहाया हो, किसी और पार्टी ने बहाया हो, क्योंकि आपके मरने देने से उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने आपका भूखा पेट नहीं देखा, उन्होंने आपके कुछ सपने जो कुचले गए वो नहीं देखे, उन्होंने आपके टूटे हुए घर नहीं देखे, उन्होंने आपके हाथों में, जो मेरी माओ बहनों के हाथों में, भाइयों के हाथों मजदूरी कर करके फालतू लगे होंगे, उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, किस तरह इनको बेवकूफ बना के इनसे वोट लेनी जाए और वोट लेके कुछ सत्ता में बैठे। जब हम वोट से उनको ताकतवर बना सकते हैं, तो उसी वोट से क्या हम अपने बीच के लोगों को ताकतवर नहीं बना सकते? इस लोकसभा से मुझे इतनी फिक्र है कि आपने बहुत दिन पहले माननीय अमन कुमार नागराज जी को अम्बाला लोकसभा से जिता के दिल्ली की पार्लियामेंट में भेजा था, इसलिए मुझे इस लोकसभा से और प्यार है। और नारायणगढ़ तो वो विधानसभा है जिसको पहले भी आपने जिता के साबित कर रखा है कि आप कमजोर नहीं। लेकिन भाई, एक पेड़ आप लोगों ने लगाया था, सीनियर लोगों ने खूब दिन उसको सींचा, खाद दिया, पानी दिया, उसकी देखरेख की, मुसीबतों से बचाया, लेकिन अब वो पेड़ सूख गया है। अब अगर आप उससे प्रेम करोगे, उसको पकड़ के रखोगे, तो हवा का झोंका आएगा, वो पेड़ गिर जाएगा, आप इसके नीचे दब जाओगे। अकलमंदी इसी में होती है कि उसके बराबर दूसरा पेड़ भी लगे, जिससे कि इतना ये पेड़ सूख गया और ये फल ना दे, तो आपका दूसरा हो जाए जो आपको फल भी दे, छांव भी दे, आपको बरसात और धूप से बचाए भी और फूल भी दे और आपका संरक्षण भी करे। आप जानते हो, मैंने आपसे कहा कि आपका पेड़ तो लग चुका है, वो नगीना की जनता ने लगाया है, लेकिन आप चाहो तो आप यहाँ पर भी वो पेड़ भाई कमल के रूप में लगा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कमल भले ही किसी उद्योगपति का बेटा ना हो, किसी पैसे वाले का बेटा ना हो, लेकिन कमल के खून का एक कतरा भी आपके काम आएगा। आप जानते हो कमल आपको पीठ दिखा के भागने वाला नहीं है। आज
आप ये भी जानते हो और नहीं जानते हो तो जान लो, बताओ अपने दिल पे हाथ रख के 5 साल चुनाव के बाद भी, वोट लेने के बाद कोई आपकी गली में आता है ईमानदार से? आता है क्या? इसका मतलब उनका रिश्ता आपसे वोट का था, वोट लेके चले गए। लेकिन ये भी मुझे बता दो और मेरे मुंह में सच बताना कि जब समाज में जुल्म ज्यादती होती है, समाज को अपमानित किया जाता है, तो बताओ भीम आर्मी के लोग जाते नहीं जाते? बताओ, जाते नहीं जाते? तो मेहनत करे भीम आर्मी के लोग, तो ताकत भी भीम आर्मी के लोगों को दे दो, आजाद समाज पार्टी के लोगों को। फिर देखो कोई जुल्म करने वाला जुल्म कर ही नहीं पाएगा। मैंने किसान भाइयों को भी कभी नाराज नहीं किया। हरजीत यहाँ बैठे हैं, 13 महीने जब उनका आंदोलन चला, मैंने उनके हर आंदोलन में मदद करने का काम किया। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो किसान भाई वाकई में अगर आप चाहते हो कि ये लड़ाबाज और मजबूत होता है, तो आप इन पार्टियों को छोड़ दो, क्योंकि जब आप पे जुल्म हुआ, ये पार्टी के नेता भी घर में बैठे हुए थे, कमल भाई जैसे लोग लड़ रहे थे, तो उनको ताकत देने का काम करो कि जब किसानों को जरूरत पड़े तो कमल भाई जैसी मजबूत आवाज यहाँ से पार्लियामेंट में खड़े होकर उनके हक अधिकारों के लिए बोले। और जब मजदूरों पे जुल्म हो, मजदूरों की बात आए, तो फिर कमल भाई जैसे लोग मजदूरों की आवाज उठाए। मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाई खड़े, बताओ, जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं रहेगा तो आरक्षण कहां रहेगा? रहेगा नहीं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में कांग्रेस के एक बड़े नेता से पूछा गया कि जो संपत्तियां, सरकारी उपक्रम मोदी जी ने बेच दिए हैं, तो क्या भाई आप सत्ता में आके इनका राष्ट्रीयकरण दोबारा कर दोगे? इनको दोबारा सरकारी उपक्रम बना दोगे? तो कहा ये तो मुमकिन नहीं, ये तो मुश्किल काम। मैं आपको गारंटी देता हूं कि जितने सरकारी उपक्रम प्राइवेट किए हैं, इन सारे उपक्रमों को जब तक सरकारी इनका राष्ट्रीयकरण नहीं करा देंगे, दोबारा सरकारी डिपार्टमेंट नहीं बना देंगे, हम लोग पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर चुप नहीं बैठेंगे। मेरी बात को आप याद रखना, जब तक आपकी हिस्सेदारी मजबूत नहीं होगी। देखो, आप ये समझते हो राजनीति आपके जीवन में असर डालते, तो सुनो, बिजली के दाम क्या तय होंगे? ये सरकार तय करती है। पानी के दाम क्या होंगे? सरकार तय करती है। अच्छी सड़कें कहां बनेगी? सरकार तय करती है। अच्छी सफाई की व्यवस्था कहां होगी? सरकार तय करती है। मेडिकल कॉलेज, स्पोर्ट कॉलेज कहां बनेगा, एम्स कहां बनेगा? सरकार तय करती है। किन्हें रोजगार मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी फीस क्या होगी? सरकार तय करती है। बिजली, रेल से लेके और हवाई जहाज से लेके और ट्रेन से लेके, बस से लेके, सबके टिकट जो है क्या होंगे? ये सरकार तय करती है। पेट्रोल डीजल के दाम क्या होंगे? सरकार तय करती है। गैस के दाम क्या होंगे? सरकार तय करती है। न्यूनतम वेतन भी सरकार तय करती है। मेरा बस चले तो मजदूर का न्यूनतम वेतन 1000 रुपए कर दो, किसी को मजदूरी करवानी है तो गरीब को 1000 रुपए देने पड़े। ये 500 रुपए पेंशन देते हैं महिलाओं को, वृद्धाओं को, विकलांगों को, विधवाओं को, और कहते हैं 500 रुपए में 1 महीना घर चल सकता। आप मुझे बताओ, मैंने बैठी है, एक पानी की बोतल ये लाए होंगे आप लोग, ये इसमें 250 में कौन लाया? कितने की आई? 10 रुपए की। तो 2 बोतल तो ऐसे आदमी दिन में पी लेता होगा, पी लेता होगा, नहीं पी लेता? जबकि डॉक्टर तो कहता है कि 5 लीटर पीना चाहिए, तो 2 बोतल 20 रुपए की। तो यानी कि अगर पानी पिए अच्छा तो 1 महीने का पानी बैठेगा कितने का? 600 रुपए। देखो कैसे मजाक बनाती, जैसे वो टुकड़ा ऐसे कर दिया और जब मुंह के तो खींच दिया। इस तरह से ये अमीरों की सरकारें गरीबों को मजाक बनाती। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब महापुरुषों ने नारा दिया कि वोट हमारा, राज हमारा नहीं चले, तो ये जो वाणी मैं कह रहा हूं इसको गौर से सुन लेना कि हमारे संत गुरु क्या कह के गए कि रविदास मानुष गरीब बसरनु सुकर है कोई ठाव, एक सु स्वराज माही दूसरा प्रकट गाओ। कि अगर सुख शांति जीवन जीना है तो 2 ही रास्ते हैं। जीते तो सुख शांति मिलेगी स्वराज माही अपने राज में, और मरकर मिलेगी शमशान घाट कब्रिस्तान। तो जीते जी अगर सुख शांति चाहिए तो अपना राज लाओ। ये बात 100 साल पहले कहते थे, ऐसा चाहूं राज में कांग्रेस वाले, झाड़ू वाले, घटिया वाले कौन लाएगा? वही लाएगा जो उनके विचारों में आस्था विश्वास रखता हूं। वो आप लोग हो, आप लोग घर में पढ़ के सोते रहो, आप वोट डालते रहो, वो राज करते रहेंगे और आप कहते रहो कि हमारी जिंदगी में सुख सुविधा नहीं आ रही। कहां से आ जाएगी सुख सुविधा? वो अपनों को देंगे, आपको देंगे।
तो इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना है तो आज ही फैसले लो, बुनियाद मजबूत करो और एक एक वोट केतली के निशान पर डालकर भाई कमल बराड़ा जी के हाथों को मजबूत करो और चंद्रशेखर आजाद को आपकी सेवा करने का मौका दो। वरना सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी और आप सत्ता से बाहर रह के सिर्फ ताली बजाते रहोगे, आपके हिस्से में कुछ नहीं आएगा। ताली बजा के जब हाथ देखोगे, जरा देखो ताली बजा के एक बार बजाओ ताली, आप देखो क्या आया हाथ में, खाली है ना, तो सिर्फ ताली। जिन्होंने अपनी बेटियों का ब्याह कर दिया ना, हाथ खड़ा कर दो। क्या आप भूल गई हो क्या बेटी को जो हाथ खड़ा नहीं कर रही हो, या बेटी से प्यार कम हो गया है? जिन्होंने बेटियों की शादी कर दी ऐसे हाथ खड़ा करो। और अगर वो बेटी ना इस लोकसभा में रहती है अंबाला में, तो सुबह उसके आप फोन कर देना। वैसे तो बातचीत रोज होती होगी, बेटी से तो बड़ा प्यार होता है। घर में सास क्या कह रही है, ससुर क्या कह रहा है, देवर जेठ क्या कह रहे हैं, सब पूछना पड़ता है। तो उनसे फोन पे कह देना, अगर वो इस लोकसभा में रहते हो, कि वोट अपने ससुर को कह देना, सास को कहना, देवर को, जेठ को, ननद को, नंदोई को, जेठानी को, देवरानी को, उनके रिश्तेदारों को भी कह देना कि वोट इस बार केतली को रहना, तभी रिश्तेदारी बचेगी, वरना झगड़ा हो जाएगा। ठीक है? और जिन्होंने बेटों की शादी कर दी, बहुएं आ गई घर में, जरा वो भी हाथ खड़ा कर दो एक साथ। जिनके घर में बहुएं आ गई है, बेटे ब्याह दिए, हाथ खड़ा करो। जिन्होंने बेटे ब्याह दिए ऐसे ऊपर को हाथ खड़ा करो ना, तो बस उनके घर भी फोन कर देना, बहू की ससुराल में, उनसे कह देना कि वोट केतली को दे दिए, हमारे भाई को दे दिए, हमारे औलाद खड़ी है, उसकी मदद करानी, कर दोगे नहीं कर दोगे? इतना काम, इतना काम तो कर ही दोगी भाई। इज्जत के लिए तो आदमी सारे काम करता है, ये भी तो इज्जत ही है। इज्जत है या नहीं है? जब तुम्हारी ताकत बनेगी और थाने कचहरे में तुम्हारी सुनवाई होगी, तभी तुम्हें पता रहेगा कि भाई इज्जत बनी है ना बनी। तो इसलिए मैं आप सबसे भी नौजवानों से कह रहा हूँ, जिन्होंने प्रोग्राम की अपनी मेहनत की, पैसा लगाया, सब कुछ वो किया, उनसे भी कह रहा हूँ कि तकनीकी युग है। ये इंग्लैंड में बैठा आदमी मुझे यहाँ खड़े हुए सुन सकता है। फोन पे आप किसी से बात कर लो। तो जहां मैं जा नहीं पाता हूँ, पीड़ितों से फोन पे बात कर लेता हूँ। तो आप भी अपने फोन का इस्तेमाल करना और अपनी सारी रिश्तेदारी फोन करके कहना कि भाई कमल बराड़ा जी को केतली के निशान पर वोट कर दोगे नहीं कर दोगे? फिर इस फोन का क्या फायदा अगर इतना नहीं कर सकते? ठीक है, फोन का इस्तेमाल करो, सिर्फ इसमें जो है गाने मत सुनो, इसमें जीवन की पूंजी भी ढूंढ लो, इसका प्रयोग करो। ठीक है, तो मैं बस आपसे आखिरी विनती करूंगा, एक और मदद चाहिए, मांग लो नहीं मांग लो मदद आपसे? हाथ उठा के बताओ, जो लोग कहते हैं कि मदद मांग लो। जो हाथ उठाएगा उससे मांगो, जो नहीं उठाएगा उससे नहीं मांगो। तो भाई चुनाव जो है, भारतीय राजनीति बहुत महंगी हो गई है। गरीब का बेटा चुनाव नहीं लड़ सकता। बाबा साहब ने तो कहा रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन अमीरों ने चुनाव इतना महंगा कर दिया कि गरीब चुनाव लड़ नहीं सकता। तो मैं आपसे अपील करूंगा, भाई कमल आ गया जाओ और ये ढक्कन खोल दो। मैं आपसे अपील करूंगा, बोलो, अच्छा ये बोल, यही बोल, कोई सा बोल सकते हैं? मैं आपसे अपील करूंगा कि आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से इसमें मदद जरूर करें, जिससे कमल को इस चुनाव में लड़ने के लिए, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने में किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। क्योंकि देखो, माननीय काशीराम साहब का जो सहारा देगा, इशारा भी देगा, तो करोड़पतियों से चलता तो हम लेते नहीं कि उनके सहारे पे काम करें। हम तो समाज से मदद मांगते हैं, समाज के ऊपर काम करते हैं। तो मैं अपील करूंगा, क्योंकि मानता हूं गरीबों की मेहनत का 1 रुपया भी लाखों रुपए से बेहतर है, क्योंकि खून पसीने का पैसा है। रंगों को मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से मदद जरूर करें, जिससे कि कमल को चुनाव को लड़ने का हौसला बने और वो अपने आप को कमजोर महसूस ना करें। भाई हम जयंती मनाते हैं तो चंदा इकट्ठा करते नहीं करते हैं? जब बात सामूहिक लड़ाई की होती है तो मिलकर लड़ते हैं सब लोग, अकेला नहीं लड़ सकता कोई। चलते रहो, आते रहो, जाते रहो। भाई आप खड़े रहोगे तो नुकसान हो जाएगा, है? तो चलते आते रहो, जाते रहो, मदद करते रहो। कोई फोटो खींच दो इसका, खींच दो।
ले लूँ मैं ले धन्यवाद ला भाई ले लो भाई ये मेरा फेवरेट फोटो